हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। हम सभी लोग एग्रीकल्चर की एक सीरीज़ कर रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए तथा एसटीए, एग्रोनॉमी, जेआरएफ इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं तथा उस क्वेश्चन से संबंधित जो जितने अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको भी देखते हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था 228। हम उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हमारा पिछला क्वेश्चन था 227। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अरहर इसमें जो थी वो सही सुमेलित नहीं थी। अरहर जो नीलम जो है किस्म, यह अलसी की किस्म है। मसूर जो है मल्लिका मसूर की किस्म है। चंद्रा मूंगफली की किस्म है। बसंती जो है वह सरसों की किस्म है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं में क्राउन रूट्स जो होती हैं प्रकट होती हैं, कहाँ प्रकट होती है। गेहूं में जो क्राउन रूट्स होती हैं, एक मिनट, गेहूं में जो क्राउन रूट्स होती हैं यह कहाँ प्रकट होती हैं। तो बात करते हैं तो मृदा की सतह के नीचे किंतु बीज के ऊपर। मृदा की सतह के नीचे किंतु बीज के ऊपर जो गेहूं में क्राउन रूट्स होती हैं वह कहाँ प्रकट होती हैं। तो मृदा सतह से ऊपर, यह गलत है। मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर, यह सही है। मृदा सतह में बीज के नीचे, यह भी गलत, बीज के नीचे। तो हम देख लेते हैं जो गेहूं में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो गेहूं में जो पाई जाने वाली जड़ें हैं यह किस प्रकार की होती हैं। यह दो प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं। एक होती है हमारी सेमिनल, एक होती है सेमिनल, इसे हम बीज जड़ भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सेमिनल या बीज जड़ किसमें पाई जाती है तो गेहूं में पाई जाती है। अगर दूसरी हमारी जड़ कौन सी, नोडल या नोडल जड़, नोडल जड़, तो नोडल को और किस नाम से जानते हैं, मुकुट या साहसी जड़ भी कहते हैं। मुकुट या साहसी जड़। तो गेहूं में अगर हम जड़ों की बात करते हैं तो दो प्रकार की है। सेमिनल, इन्हें बीज जड़ भी कहते हैं। नोडल, इन्हें मुकुट या साहसी जड़ भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे आए, पूछा जाए कि मुकुट या साहसी जड़ निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, तो गेहूं से की फसल से संबंधित है। जो हम नोडल जो जड़ें हैं या मुकुट या साहसी जड़ें जो हैं, इन्हें ये क्या होती है, जड़ें जो अंकुरण के बाद में शुरू होती हैं उन्हें हम कहते हैं। जैसे कोई हमारा बीज है, इसमें जब अंकुरण होगा हल्का, ये मान लेते हैं कोई बीज है, ठीक है। अब इसमें अंकुरण फूटा तो इसके बाद इसमें जो अंकुरण हुआ इसके बाद जो जड़ों का विकास होगा वह नोडल जड़ें कहलाएंगी। उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो मुख्य फसल ऋतुओं के मध्य एक कम समय में तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती। अगर दो मुख्य फसल ऋतुओं के मध्य में एक कम समय में तैयार हो जाने वाली फसल क्या कहलाती है। नगदी फसल, अंतः फसल, कंपेनियम क्रॉप, कैच क्रॉप। तो इसे कैच क्रॉप कहेंगे। नगदी फसल किसे कहते हैं, नगदी फसल उन्हें कहा जाता है जो लाभ की दृष्टि से उगाई जाती हैं। लाभ, जैसे हमारी गन्ना की फसल हो गई, तंबाकू की फसल हो गई, तो ये नगदी फसलें, इनको तुरंत बेच करके पैसा लिया जाता है, प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन देखने को मिलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है नगदी फसल से संबंधित है। तो गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, ये सभी हमारी नगदी फसल के अंतर्गत आती है। अंतः फसल पे हम बात कर चुके हैं। कंपेनियन क्रॉप पे अभी हम आगे बात करेंगे। कैच क्रॉप पे हम बात कर चुके हैं। तो दो मुख्य फसल ऋतुओं के मध्य में एक कम समय में तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है, कैच क्रॉप कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, चने की अवरोधी किस्म किसके प्रति रोधिता रखती है। जो चने की जो अवरोधी किस्म होती है वह किसके प्रति रोधिता रखती है। विल्ट, झुलसा रोग, बाढ़, सूखा, किसके प्रति रखती है। तो विल्ट रोग के प्रति रखती है, विल्ट के प्रति रखती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल में नीलहरित शैवाल का प्रयोग सर्वाधिक लाभकारी है। तो क्या क्वेश्चन है कि नीलहरित जो शैवाल हैं इनका प्रयोग किस फसल के लिए सर्वाधिक उचित एवं लाभकारी है। तो हमारा उत्तर होगा धान। धान के लिए नीलहरित शैवाल जो है वह सर्वाधिक उचित एवं लाभकारी है। अगर प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा जो जैव उर्वरक है सर्वाधिक उचितकारी एवं लाभकारी है, तो जैव उर्वरक अगर धान की फसल से संबंधित है तो पूछा जाता है तो आप लोग एजोला टिक करेंगे। एजोला, हम इस पर एजोला पे विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। एजोला क्या है, कैसे प्रयोग किया जाएगा, किस फसल से संबंधित है, इस पे पूर्व के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। तो हम नीलहरित शैवाल देख लेते हैं। क्या नीलहरित शैवाल जो कई बार इससे कई कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, विज्ञान में भी पूछे जाते हैं।
तो देख लेते हैं नीलहरी शैवाल के। नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। नीलहरी शैवाल को किससे जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये कई बार आया हुआ प्रश्न है। साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये आमतौर पर सूक्ष्म जीव होते हैं। ये मोनेरा के सदस्य हैं। अगर पूछा जाए कि ये किस फैमिली के सदस्य हैं तो मोनेरा के सदस्य हैं। किससे बिलोंग करते हैं तो मोनेरा से बिलोंग करते हैं। जो नीलहरी शैवाल हैं या साइनोबैक्टीरिया का, इनका साइनोबैक्टीरिया भी इन्हें कहा जाता है। मोनेरा के सदस्य हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक क्या है? तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है। एक कोशिकीय है, इनमें एक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? तो ये प्रोकैरियोटिक है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक में अनडेवलप्ड अंग पाए जाते हैं, अर्थात अपूर्ण जो होते हैं, पूर्ण विकसित अंग नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। नीलहरी शैवाल को किस नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। मोनेरा से बिलोंग करते हैं। एक कोशिकीय हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम बता चुके हैं नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए जैसा हरा वर्णक होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल ए जैसा एक हरा वर्णक पाया जाता है। ठीक है। स्वपोषी प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? तो स्वपोषी प्रकृति के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं। तो ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं कि परजीवी होते हैं? कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये तंतुमय होते हैं, तंतु भी इनमें पाई जाती हैं। कॉलोनी अथवा तंतुमय कहा जाता है इन्हें। जेलनुमा आवरण से इनकी जो कॉलोनी आमतौर पर जो परत होती है वह ढकी हुई होती है। ये मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कहाँ पर पाए जाते हैं तो मुख्य रूप से जहाँ प्रदूषित क्षेत्र होते हैं, प्रदूषित जल निकाय जो क्षेत्र होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इनमें से जो कुछ जीव हैं हेरोस्टिस हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना नामक विशिष्ट कोशिकाओं में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। जो पूछा जाए कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में कौन सहायक है तो नॉस्टॉक एनाबेना भी सहायक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब नॉस्टॉक एनाबेना क्या करता है? तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा जीव होता है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। कौन सा एक ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो माइकोप्लाज्मा जीवित रह सकता है। सबसे छोटी कोशिका है। बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा एक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या है? तो इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं डाइटम क्या है। ये सभी इससे ही संबंधित, नीलहरी शैवाल से ही संबंधित है। तो डाइटम क्या है? डाइटम मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? महासागरों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से महासागरों में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय है। ठीक है। क्या है? तो डाइटम क्या है? एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक। अगर बात की जाए किस जगह से संबंधित है तो प्रोटिस्टा जगह से संबंधित है। प्रोटिस्टा से संबंधित है। किससे संबंधित? प्रोटिस्टा से संबंधित है। प्रोटिस्टा से संबंधित है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल में नीलहरी शैवाल का प्रयोग सर्वाधिक लाभकारी है? धान। अगर पूछा जाए धान की फसल से कौन सा एक जैव उर्वरक संबंधित है तो एजोला। अब हम बात करते हैं नीलहरी शैवाल को किस अन्य नाम से जानते हैं तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये कैसे हैं? तो स्वपोषी हैं। स्वपोषी का तात्पर्य क्या है? तो स्वपोषी का तात्पर्य यह है कि जो अपना भोजन स्वयं बना सके, अर्थात नीलहरी शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। अब बात करें किससे संबंधित है तो मोनेरा से संबंधित है। एक कोशिकीय जीव हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक हैं, ये प्रोकैरियोटिक शैवाल हैं। अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा पे। माइकोप्लाज्मा एक अत्यधिक छोटा बैक्टीरिया है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। डाइटम क्या है तो डाइटम एक कोशिकीय
एक कोश की ये भी यूकैरियोटिक्स हैं। ये आइटम क्या है, तो महासागर में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ये एक कोश की यूकैरियोटिक्स हैं। किससे संबंधित, तो प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि हृदय रोगियों के लिए कौन सा जो तेल है, वानस्पतिक तेल है, वह लाभकारी होता है। कुसुम का तेल जो होता है वह लाभकारी होता है। कुसुम का तेल जो है वह लाभकारी होता है। हृदय रोग के लिए कौन सा तेल, वानस्पतिक तेल लाभकारी होता है, तो कुसुम का तेल लाभकारी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रोपाई विधि से धान की खेती में नाइट्रोजन देना चाहिए। रोपाई विधि से धान की खेती में नाइट्रोजन देना चाहिए। 50% रोपाई के समय प्लस कल्ले फुटान पर 0 मात्रा प्लस 50% पुष्पगुच्छ निकलते समय। रोपाई के समय 0 मात्रा, 50% कल्ले फुटान पर 50% पुष्पगुच्छ निकलते समय। 25% रोपाई के समय प्लस 50% कल्ले फुटान पर प्लस 25% पुष्पगुच्छ निकलते समय। 50% रोपाई के समय 25% कल्ले फुटान पर प्लस 25% पुष्पगुच्छ निकलते समय। तो इसका आंसर सही क्या होगा, डी सही होगा, 50% रोपाई के समय। ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि रोपाई विधि से धान की खेती में नाइट्रोजन कैसे देना चाहिए। जो नाइट्रोजन अच्छा अर्थ है वह धान की खेती करते समय किस प्रकार देना उचित रहेगा। तो 50% जो दी जानी चाहिए रोपाई के समय दी जानी चाहिए। 25% कब दिया जाना चाहिए, जब कल्ले निकल रहे हों। धान की खेती में जब कल्ले निकल रहे हो तो 25%, जब रोपाई की जा रही हो, धान की रोपाई नर्सरी लगा करके धान की बुआई की जाती है, जो बाद में रोपाई की जाती है, उस समय 50% दिन दिया जाना चाहिए। 25% पुष्पगुच्छ निकलते समय दिए जाने चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, ज्वार की प्रति हेक्टेयर आदर्श पौध संख्या क्या होनी चाहिए। ज्वार की प्रति हेक्टेयर जो आदर्श पौध संख्या है वह क्या होनी चाहिए। 5000 नहीं, 50,000, सॉरी दोस्त, 50,000, 10,000 नहीं, 50,000 हो गया, 1,00,000 हो गया, 1,50,000 हो गया, 2,00,000 हो गया। तो ज्वार की प्रति हेक्टेयर आदर्श पौध संख्या कितनी होनी चाहिए। प्रति हेक्टेयर का तात्पर्य है कि 1 हेक्टेयर में ज्वार की बुवाई के लिए जो है आदर्श पौध संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 1,50,000। आदर्श पौध संख्या का तात्पर्य है कि उचित बुआई करने के लिए कितने पौधों की मात्रा चाहिए हमें 1 हेक्टेयर में, तो वह आदर्श पौध संख्या हो गई। उत्तर प्रदेश में किस फसलें को 3 ऋतुओं में बोया जा सकता है। ऐसी कौन सी ऐसी फसल है जो 3 ऋतुओं में बोया जा सकता है उसे। तो मक्का की एक ऐसी फसल है जो उत्तर प्रदेश में तीन ऋतुओं में बोई जाती है। मक्का की एक ऐसी फसल है जो उत्तर प्रदेश में, किस प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं में उसे बोया जाता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चने की फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए। चने की फसल में बुआई कब करनी चाहिए। फूल आने की प्रारंभिक एवं पकने की अवस्थाओं पर, फूल आने की अंतिम एवं पकने की अवस्थाओं पर, फूल आने की अंतिम एवं फली निर्माण की अवस्थाओं पर, फूल आने से पहले एवं फली निर्माण की अवस्थाओं पर। तो फूल आने से पहले एवं फली निर्माण की अवस्थाओं पर चने की फसल में सिंचाई करनी चाहिए। चने की जो फसल है उसमें कब सिंचाई करनी चाहिए, तो फूल आने से पहले, जब फूल ना आए हों, एवं फली निर्माण की अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए। उपास 120 जो है वह किसकी किस्म है। अरहर की है। तो उपास 120 अगर आपसे पूछा जाए कि किस फसल की किस्म है, तो अरहर की किस्म है। मूंगफली की फसल में अंतराशस्य क्रियाएं किस अवस्था पर नहीं करनी चाहिए। जो मूंगफली की फसल है उसमें जो इंटरकल्चर जो क्रियाएं हैं वो किस अवस्था पर नहीं करनी चाहिए। तो खूंटी बनते समय, इसमें पैगिंग बनते समय नहीं करनी चाहिए। जब मूंगफली में पैगिंग बन रही हो, पैगिंग के समय हो, तब उसमें सिंचाई, ऐसा जो अंतराशस्य क्रियाएं हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। फूल आने पर आप कर सकते हैं, अंकुरण की अवस्था पर कर सकते हैं, परंतु खूंटी जब बन रही हो, मूंगफली में खूंटी की क्रिया जब हो रही हो, तो आप उसमें इंटरकल्चर जो क्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, उनको ना करें, वरना फसल को नुकसान हो सकता है। कपास में किस सूत्र से जिनिंग प्रतिशत ज्ञात करते हैं। अगर कपास की फसल में हमें जिनिंग प्रतिशत ज्ञात करना हो तो आप किस सूत्र का, किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। लिंट का वजन अपान काटन सीड का वजन इंटू 100, लिंट का वजन अपान सीड काटन का वजन इंटू 100, काटन सीड का वजन अपान लिंट का वजन इंटू 100,
सीड काटन का वजन अपॉन लिंट का वजन इंटू 100, तो आप इसमें से कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे? लिंट का वजन अपॉन सीड काटन का वजन इंटू 100। ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिए। सरसों का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए पौधों को किस पौध ज्यामिति पर बोना चाहिए? तात्पर्य यह है कि सरसों की फसल का अगर आप अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो पौधों को किस पौध ज्यामिति पर बोना चाहिए? आखिर तात्पर्य यह है कि आप जो फसल लगा रहे हैं जो सरसों की, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैदावार प्राप्त करने के लिए आप किस ज्यामिति का प्रयोग करें जिससे अधिकतम हमें लाभ प्राप्त हो सके। तो 45 × 20 सेंटीमीटर 45 × 20 सेंटीमीटर ज्यामिति होनी चाहिए। अधिक उत्पादन के लिए गंधक की आवश्यकता होती है। किस फसल में अधिक उत्पादन के लिए गंधक की आवश्यकता होती है? मूंगफली। गंधक का प्रयोग अच्छा किस लिए होता है? तो गंधक का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि अधिक से अधिक मात्रा में हमें तेल प्राप्त हो सके। मूंगफली एवं अन्य जो तेली फसलें हैं, तेल के निर्माण के लिए गंधक की हमें आवश्यकता होती। जो मूंगफली है, जैसे हमारी मेंथा के समय पेपरमिंट जिसे कहा था, पेपरमिंट की खेती के लिए आप भी गंधक का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें तेल की मात्रा अधिक करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसकी प्रयोग की जाती है। गंधक की मात्रा को उचित दर से हम प्रयोग कर सकते हैं। मक्का, गेहूं, चना, मूंग फसल चक्र की फसल सघनता क्या होगी? क्वेश्चन क्या है कि मक्का, गेहूं प्लस चना, मूंग की फसल चक्र की जो फसल सघनता है वो क्या होगी? तो इसका हम उत्तर देखते हैं क्या होगा। इसका उत्तर होगा 300। अच्छा, हम इसे समझते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि फसल सघनता कहते किसे हैं। पहले देखते हैं कि फसल सघनता क्या होती है हमारी। तो फसल सघनता क्या है? फसल सघनता को एक कृषि वर्ष में एक ही क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें जो होती हैं उनकी संख्या के रूप में हम जानते हैं। तो फसल चक्र की सघनता क्या होती है? एक कृषि वर्ष में। कब? तो एक कृषि वर्ष में एक ही क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या जैसे कि ये खेत है हमारा, ये आप एक वर्ष में इसमें कितनी फसलें ले रहे हैं? एक वर्ष में जो कितनी फसलें ले रहे हैं, नंबर 1 हो गई हमने ली, 2 हो गई हमने ली, 3 ली, तो इसकी जो फसल सघनता होगी कितनी होगी? 300 हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने 2 ली, ठीक है, 2 ली, 3 नहीं ली, तो उसकी फसल सघनता कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। किंतु अगर इस प्रश्न में हम देखते हैं, इस प्रश्न में हमारा क्या है कि मक्का, गेहूं प्लस चना, मूंग फसल चक्र की फसल सघनता क्या होगी? तो इसमें 4 फसलों का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4, तो इसमें 4 फसलों का प्रयोग किया गया। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि फसल चक्र में जो अंतः फसल की दोनों फसलों को एक इकाई मानते हैं। जब इंटरक्रॉपिंग जब की जाती है तो उसकी दोनों फसलों को एक इकाई के तौर पर मानते हैं। जैसे कि मक्का, गेहूँ हो गया, चना, मूंग हो गई, तो फसल चक्र में इसमें 4 फसलें हैं। अगर हम बात करें फसल चक्र के अनुसार, तो फसल चक्र के अनुसार क्या होगा? तो फसल चक्र के अनुसार 3 फसलें ही फसल सघनता ज्ञात करने के लिए गिनी जाती हैं। इसमें 4 फसलें प्रयोग की गई हैं, ठीक है हमारी। किंतु अगर इंटरक्रॉपिंग हम कर रहे हैं तो उसको जो 2 फसलें होंगी उसको एक इकाई के तौर पर माना जाएगा। इसमें 4 फसलें हैं, लेकिन जब हम फसल सघनता ज्ञात कर रहे होंगे तो सिर्फ उसके लिए 3 ही फसलें गिनी जाएंगी। तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी? 300 होगी। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इससे जुड़े हमने अन्य प्रश्नों पर बात कर ली है। अगर हम बात करते हैं फसल सघनता का फार्मूला पूछा जाता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो फार्मूला है, सूत्र है, वो क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं। वो क्या है? तो कुल फसली क्षेत्र ये पूछा गया है। तो कुल फसली क्षेत्र बटे कुल बोया गया क्षेत्र, इंटू 100,
यह आपका फार्मूला अगर आपसे पूछा जाता है तो ये से टिक लगाएंगे। कुल फसली क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है। और कुल बोया गया क्षेत्र, तात्पर्य है कि फसल के लिए क्षेत्र कितना है और आप उसमें से कितना बो रहे हैं, इसको 100 से गुणा कर दें। तो आमतौर पर अगर हमें फसल सघनता ज्ञात करनी हो तो उसे 100 से ज्ञात करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 फसलें हैं, लेकिन हम क्रॉपिंग इंडस्ट्री जब ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम 3 फसलें ही गिनते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि क्रॉपिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं। तो एक कृषि वर्ष में एक ही क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल को हम, फसलों की जो संख्या होती है उसे हम फसल सघनता कहते हैं, ठीक है। उसके लिए फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, तो कुल फसली क्षेत्र अपान कुल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। फसल सघनता कैसे ज्ञात करते हैं हमने इस पर भी बात कर ली। अब हम अगले प्रश्न पर अपने विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। कंपेनियम क्रॉपिंग का उदाहरण कौन सा है? कंपेनियम जो क्रॉपिंग है उसका उदाहरण कौन सा है? गन्ना प्लस आलू, आलू प्लस सरसों, आलू प्लस मूली, गेहूं प्लस सरसों। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? गन्ना प्लस आलू। गन्ना प्लस आलू जो है वह कंपेनियम क्रॉपिंग का सही उत्तर होगा, उचित उदाहरण होगा। अच्छा, कंपेनियन जो क्रॉपिंग है उसे कहते किसे हैं? कंपेनियन क्रॉपिंग है जो है क्या ये, इस पर हम बात कर लेते हैं। अभी एक इससे पूर्व के प्रश्न में भी हमें कंपेनियन क्रॉपिंग देखने को मिली थी, तो हम समझते हैं इसको क्या है। तो कंपेनियन क्रॉपिंग किसे कहते हैं? आमतौर पर कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए या कीटों से फसलों की सुरक्षा के लिए किसी अन्य फसल के साथ बोई गई फसल क्या है? तो आमतौर पर कुछ लाभ कमाने के लिए या कीटों से मुख्य फसल की सुरक्षा करने के लिए जब हम किसी अन्य फसल की बुआई करते हैं तो कंपेनियन क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं गन्ना मुख्य फसल है, इससे कुछ कीटों की सुरक्षा के लिए, या हम मान लेते हैं ये जो हमारी ये है गन्ना की क्यारी है, ऐसे ऐसे गन्ना इसमें पंक्ति में बोया गया है। अब इसके मध्य हमने आलू की फसल को लगा दिया है, ठीक है। तो गन्ना प्लस आलू या कंपेनियन क्रॉपिंग का उदाहरण हो गया। और कहते कैसे हैं? तो आमतौर पर कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए या कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए किसी अन्य फसल के साथ बोई गई जो फसल होती है उसे हम कंपेनियन क्रॉपिंग कहेंगे। इसमें मुख्य रूप से 2 फसलें होती हैं। कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या होता है? तो इसमें 2 फसलें होती हैं। कंपेनियन जो क्रॉपिंग है ये क्या है? तो इसमें 2 फसलें होती हैं। 2 फसलें कौन कौन सी होती है? एक मुख्य फसल हो गई, एक मुख्य फसल हो गई, एक मुख्य फसल हो गई। 1 मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसको सही से लिखते हैं। कंपेनियन क्रॉपिंग तो इसमें 2 फसलें होती हैं। एक हो गई मुख्य फसल, इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो एक हो गई मुख्य फसल, अन्य हो गई हमारी जो है सह फसल। तो उसे हम कंपेनियन क्रॉपिंग कहेंगे। तो कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या होता है? तो मुख्य फसल के साथ साथ एक सहफसली फसल भी उगाई जाती है, ठीक है। अब इसकी हम शर्तों की बात करें कि आवश्यक शर्तें इसके लिए कौन कौन सी, तो दोनों फसलें एक ही जात की ना हो। तात्पर्य यह है कि मुख्य फसल की तरह ही सह फसल भी ना हो, ठीक है, अलग अलग हो। जैसे इसमें उदाहरण जो दिया गया है, कुछ आंसर जो दिया गया, तो गन्ना की जाति अलग है, आलू की जाति अलग है, ये दोनों ही एक ही जात के सदस्य नहीं हैं, ठीक है। फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने के जो भूमि स्तर है, जो फसलें जो हम जो मुख्य फसल सह फसल उगाते हैं, ठीक है, तो उनके जो पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया है यह अलग अलग होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि एक ही फसल को जो पोषक तत्व चाहिए वह किसी अन्य फसल को उसी अन्य फसल जो वही प्रकार के पोषक तत्व नहीं चाहिए। इनकी जो रेट है या दर है या प्रकार है, यह सब अलग अलग होना चाहिए, जिससे हमारी भूमि की उर्वरतापन प्रभावित ना हो, बना रहे, उचित मात्रा में उपजाऊपन बना रहे। एक फसल की छाया दूसरे पर ना पड़े, एक जो फसल है उसकी छाया दूसरे पर भी ना पड़े, जिससे पैदावार प्रभावित ना हो। तो उम्मीद है आप लोगों को कंपेनियन क्रॉपिंग समझ में आ गया होगा। कंपेनियन क्रॉपिंग क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आमतौर पर कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए या कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए किसी अन्य फसल के साथ बोई गई फसल, ठीक है। इसमें 2 फसलें होती हैं, कौन कौन सी? तो एक मुख्य फसल, एक सह फसल। अगर इसके लिए हम शर्तों पर बात करते हैं तो दोनों फसलें एक ही जात की ना हो, अर्थात पृथक पृथक हों। फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का भूमि स्तर अलग अलग होना चाहिए। एक फसल की छाया किसी दूसरे फसल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो अगला हमारा क्वेश्चन है, सरसों का आलू के साथ अंतः फसल तंत्र संतुलित किया जाता है तो रिप्लेसमेंट सीरीज में, किस सीरीज में? तो रिप्लेसमेंट सीरीज में।
कौन से क्ले मिनरल में पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इलाइट। कौन से क्ले मिनरल में पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इलाइट पे पाया जाता है। अब हम बात करते हैं समजर्ण मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन किसके द्वारा किया जाता है? तो जीवाणु के द्वारा किया जाता है। जो सबमर्ज्ड मृदा है तो उसमें कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन जो किया जाएगा वह किसके द्वारा किया जाएगा? तो जीवाणुओं के द्वारा किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम करीब 400 क्वेश्चंस की एग्रोनॉमी से संबंधित सीरीज़ है उसको करेंगे। फिर हम विभिन्न पौधों में लगने वाले रोग देखेंगे, पशुओं में होने वाले रोग देखेंगे, अर्थात जितने भी एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उसको देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। नमस्कार।